ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संहो मनांसि जानता देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनसा चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषाजुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु मनो यथा वै सुहासति। धन्यवाद। सूर्य से जलों का निर्माण होता है जो नदियों में बहकर खाद्यान्न और समृद्धि प्रदान करता है। उसी प्रकार विद्वान जन जो अज्ञानी और अंधकार में सो रहे हैं उन्हें जगाएं और उत्तम शिक्षा प्रदान करके समाज की समृद्धि में उन्हें लगाएं। हमारा भी यही लक्ष्य है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र समय समय पर राष्ट्रीय गतिविधियां करता है। अध्ययन एवं चिंतन के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की यह वार्षिक कार्यशाला है, कार्यशाला 2021, जिसमें हम सभी एकत्र हुए हैं। यह 2 चरणों में विभक्त थी। प्रथम चरण 19-20 को पूर्ण हुआ एवं द्वितीय चरण का प्रथम एवं द्वितीय सत्र कल 26 जून को पूर्ण हुआ। आज द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र है। हमारा सौभाग्य है कि देश के मूर्धन्य विद्वानों का हमें सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है, जिसमें माननीय बजरंग लाल जी का मैं आप सभी से परिचय करवाना चाहूंगी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के पूर्व माननीय संघ चालक रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य भी रहे हैं। आप हरियाणा के प्रांत कार्यवाह भी रहे हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे। आप प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। हिंदू अर्थ चिंतन व पर्यावरण पर आधारित आपके अनेक लेख व पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपके 5 जन्य एवं अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते रहते हैं। आपके जीवन की सादगी तथा सजगता सभी के लिए अनुकरणीय है। आप मूलतः राजस्थान के निवासी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान बजरंग लाल जी। अब परिचय की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे गणमान्य अतिथि अजय जी का मैं परिचय करवाना चाहूंगी। अजय जी 1988 से प्रचारक जीवन की शुरुआत की। संघ के अनेक दायित्वों जैसे विभाग प्रचारक, प्रांत सेवा प्रमुख भी रहे हैं। आपने हिमाचल में भी प्रचारक जीवन व्यतीत किया है। वर्तमान में आप उत्तर क्षेत्र के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका स्वागत है श्रीमान अजय जी। श्रीमान विनोद जी, विवेक शर्मा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी और आप सभी से परिचय करवाना चाहूंगी, जिनका सानिध्य हमें समय समय पर प्राप्त होता रहता है। आप भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय में राजपत्रित अधिकारी हैं। आप संघ के विभिन्न दायित्वों जैसे विभाग
साय कार्यवाह प्रांत बौद्धिक प्रमुख भी रहे हैं। वर्तमान में आप इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रांत प्रमुख हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। परिचय की इसी श्रृंखला में मैं परिचय करवाना चाहूंगी श्रीमान कृष्ण जी का। आप इंडियन ऑयल में अधिकारी रहे हैं। आप पूर्व में हरियाणा के प्रांत कार्यवाह भी रहे हैं। वर्तमान में उत्तर क्षेत्र संपर्क प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान कृष्ण जी। परिचय की इसी श्रृंखला में मैं अगला परिचय करवाना चाहूंगी श्रीमान ब्रिजेश पांडे जी का। आप संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जेएनयू में प्राध्यापक पद पर हैं। साथ ही आप मानव संसाधन विकास परिषद जेएनयू में निर्देशक भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को हमारे अध्ययन केंद्र के वरिष्ठ सदस्यों से भी अवगत करवाना चाहूंगी। एक परिचय मान्य रोशन जी का रह गया है। एक परिचय मान्य रोशन जी, सह क्षेत्र बौद्धिक मैं बता रहा प्रमुख। हूँ हाँ, अपने मध्य में श्रीमान रोशन जी भी उपस्थित हैं। श्रीमान रोशन जी पहले अपने दिल्ली प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह रहे। अभी वर्तमान में उत्तर क्षेत्र के सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के नाते से आपके पास दायित्व है। आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमान ललित पराशर जी प्रांत समूह प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। श्रीमान ओमकार जी इकाई प्रमुख का कार्यभार संभालते हैं। आपका स्वागत है। श्रीमान विकास जी श्रेणी प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका स्वागत है। श्रीमान मालती जी श्रीमती मालती जी कालिंदी कॉलेज की पूर्व प्राचार्य रही हैं और हमारे इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की सदस्य के नाते जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है। श्रीमान राकेश पांडे जी एनडीटीएफ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, हिरोडीमल कॉलेज के प्राध्यापक हैं। आपका स्वागत है। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनिल जी को कविता वाचन करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। अनिल जी उत्तम जिला प्रचारक रहे हैं। अनिल जी आप आमंत्रित हैं। जी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, आप बताइए। ठीक। स्वयं सेवकों का यही एक सपना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना। कोई श्याम वर्णी कोई गौर वर्णी, कोई शांत भावी कोई क्रोध करणी, सभी मित्र बनकर करें काम मिलकर, कोई हो नवागत तो कोई पुराना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना। वाचन मनन और अनुभव कथन से रखें अत्यधिक ज्ञान बौद्धिक जतन से, सदा स्वस्थ हों हम रहें व्यस्त भी हम, संवेदन क्षमता बढ़ाते ही रहना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना। हो चिंतन हमारा सदा दूरगामी, मगर कार्यशैली हो एक एक कदमी, सभी काम भारी हो परिणामकारी, सफलता मिलेगी यही भाव भरना,
बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना। उमंगी रहे हम, उमंगी हो साथी, गति भी रहे आपसी मेल खाती। अकेले न हो हम यही ध्यान हरदम, कदम से कदम को मिलाकर ही चलना। बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना। स्वयं सेवकों का यही एक सपना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना, बने कार्यकर्ता बड़े देश अपना। धन्यवाद अनिल जी। हृदय से समुद्र की गहराइयों से हजारों ज्ञान धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, किंतु इन ज्ञान धाराओं को वही ग्रहण कर सकता है जिसकी आत्मा पर नकारात्मकता का आवरण न पड़ा हो। ऋग्वेद में यह वचन उचित ही कहा गया है और इसी के वचनों को साक्षात करते हुए मैं अपने विषय प्रस्तुति करने के लिए श्रीमान बजरंग लाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमान बजरंग लाल जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी जी। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ संघ के अधिकारी वृंद और अध्ययन केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें कार्यरत सभी बहनों भाइयों, मुझे विषय दिया गया है संगठन नेतृत्व के आवश्यक गुण। वैसे शीर्षक बदल तीसरी बार में फाइनल हुआ है, क्योंकि अपना संगठन प्रावेगिक है ना, डायनेमिक है ना, स्टेटिक तो है ही नहीं। एक ही बार में शीर्षक कैसे तय कर सकते हैं? तो अच्छा है कार्यकर्ताओं ने उस डायनेमिज्म का उदाहरण देते हुए और शीर्षक की शब्दावली को बदला है। अंत में जो निश्चित किया है और जो मुझे बताया है वो संगठन नेतृत्व के आवश्यक गुण। अब इसमें दो तीन बातें प्रारंभ में समझने लायक। संगठन का क्या अर्थ है? संगठन का शाब्दिक और भावार्थ है सम्यक गठन, एक समुचित प्रकार से संतुलित ढंग से गठित किए हुए को संगठन बोलते हैं। इसके भी दो आयाम हैं। एक, इस गठन के लिए पहले एक भौगोलिक ढांचा सांचा बनाना पड़ता है। भौगोलिक सांचा होगा, ढांचा होगा। हम जानते हैं कि अपने यहाँ पर रचनाएं अखिल भारतीय, फिर क्षेत्र है, प्रांत है, विभाग है, जिला वगैरह वगैरह, ये सब रचनाएं हम जानते हैं। अपना काम जब प्रारंभ हुआ तब से ये भौगोलिक ढांचा भी बदलता रहा है। आज जिनको हम क्षेत्र कहते हैं, ऐसे कई क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत था। मुझे पता है कि जिसको पंजाब प्रांत कभी बोलते थे, उसमें आज का उत्तर क्षेत्र और राजस्थान क्षेत्र, इसको मिलाकर के पंजाब प्रांत बोलते थे। माधवराव जी उसके प्रांत प्रचारक थे। दिल्ली प्रांत में बहुत वर्षों तक
दिल्ली और हरियाणा संभाग को मिलाकर दिल्ली प्रांत बोलते थे, जम्मू कश्मीर और हिमाचल को मिलाकर हिमगिरी प्रांत बोलते थे। मैं केवल ये बात ध्यान में ला रहा हूं सब कार्यकर्ताओं के, ये जो भौगोलिक सांचा और ढांचा है कार्य की स्थिति और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। काम छोटा था तो बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाकर के एक यूनिट बनाई गई। जैसे जैसे काम का विस्तार होता गया वैसे वैसे उन इकाइयों की संख्या बढ़ाते रहे। तो संगठन के लिए पहला आवश्यक काम होता है अपने लिए एक सांचा ढांचा निश्चित करना। ये बदलने वाला है, स्थायी नहीं है। अब हम लोग मंडल की बात करते हैं, हम लोग ब्लॉक की बात करते हैं, ये रचनाएं भी बदलती रहती है। तो पहली बात ऐसा एक भौगोलिक सांचा और ढांचे का निर्माण करना। परंतु ढांचा तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है ना, तो ढांचे को प्राणवान बनाने के लिए सब स्तरों पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना होता है, तब वो जीवमान होता है, तब वो जीवंत होता है वो संगठन। ढांचा से केवल जीवंतता नहीं आती, जीवंतता लाने के लिए सब स्तरों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं। ये भी अपने कार्यकर्ताओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कई बार कार्यकर्ता कम उपलब्ध है तो एक प्रांत प्रचारक के पास में बहुत सारे काम होते हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ गई तो प्रांत प्रचारक के लिए सह प्रांत प्रचारक भी जोड़ते हैं। काम जैसे जैसे आगे बढ़ा काम के अनेक आयाम शुरू हो गया, बौद्धिक विभाग अलग हो गया, शारीरिक विभाग अलग हो गया, व्यवस्था विभाग अलग हो गया, संपर्क विभाग, सब जानते हैं। तो मैं ये ध्यान में ला रहा हूं संगठन के लिए सबसे पहले योग्य प्रकार का ढांचा निर्माण करना और फिर उस ढांचे को चलाने के लिए योग्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, तब जाकर के वो संगठन बना। इसमें भी शब्द सम्यक संगठन, सम्यक कब बनेगा? सब आयु वर्ग का ख्याल रख करके कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे। अब सब अगर 60 वर्ष के ऊपर के लोग ही सब प्रकार के दायित्व में आ गए तो लंबा नहीं चलेगा, सातत्य नहीं आएगा, अगली पीढ़ी का ख्याल रखना पड़ता है। तो संगठन में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते समय सब प्रकार के आयु वर्ग के लोगों को नियुक्त करना। फिर अपना देश अपना समाज कास्ट और क्लास में विभाजित है, जाति और वर्गों में विभाजित है। हम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते समय यथासंभव ये प्रयत्न करते हैं कि संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व हो जाए, यानी सब जातियों से सब वर्गों से ले ले। कोई जातीय आरक्षण जैसा विषय संघ के संगठन में नहीं होता है, पर समाज के प्रतिनिधि स्वरूप को प्रकट करने वाला वो संगठन होना चाहिए। तो ऐसा भी एक रिप्रेजेंटेशन उसमें रहता है। अब उसमें कोई पढ़े लिखा भी होगा, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होगा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जैसा व्यक्ति भी होगा, और एक सामान्य मजदूर भी होगा, सामान्य किसान भी होगा, बगैर पढ़े लिखा वाला भी होगा। ऐसे जितने प्रकार के समाज जीवन के वर्ग हैं उस समाज जीवन के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर उसमें होता है तो फिर उसको हम सच माने में सम्यक गठन वाला संगठन कहेंगे। इस बात को भी ध्यान में रख करके ये संगठन की रचना की जाती है। मैं विचार कर रहा था 2-3 दिन पहले, ये संगठन के अगर प्रकार देखें तो प्रकार भी 2 हो सकते हैं। एक नकारात्मक विध्वंसात्मक संगठन हो सकता है, डाकुओं का भी होता है ना, चोरों का भी होता है ना, लुटेरों का भी होता है ना। ये जो मैंने बात बताई वो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अपना गठन करते हैं, पर वो समाज जीवन के लिए हितावह संगठन है। वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, विध्वंसात्मक है। हम जिस संगठन की चर्चा कर रहे हैं हमारा संगठन वैसा नहीं। तो हमारा कैसा है? रचनात्मक, रचना धर्मी संगठन, समाज हित में काम करने वाला संगठन है। इसलिए भावात्मक है, विधायक है,
तो जिस संगठन के नेतृत्व की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रारंभ में हम ये ठीक से समझ लें, हम जिस संगठन के नेतृत्व की चर्चा करना चाहते हैं वो भावात्मक संगठन, समाज हित वाला संगठन। ये भावात्मक समाज हित वाला संगठन अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक दिव्य भव्य लक्ष्य लेकर के उसका गठन होता है, वही उसकी चालना होती है, वही उसकी ऊर्जा होती है, वही उसकी कार्य की प्रेरणा होती है। ऐसा एक संगठन वो सही माने में सामाजिक संगठन है। अब सवाल है कि ऐसे संगठन का नेतृत्व कौन करे और नेतृत्व करने वाले में गुण क्या चाहिए। मैं साधारण तौर से बोला करता हूं, ऐसे सामाजिक संगठनों में अच्छा नेतृत्व वो कर सकता है जो अच्छा अनुयायी होने की क्षमता रखता हो। अरे आप फॉलोवर भी तो बनो ना, किसी की बात भी तो मानो ना, किसी के आदेश और अनुशासन में चलने का स्वभाव भी ढालो ना। अगर आप अच्छे अनुयायी नहीं हैं तो फिर संगठन के अच्छे नेतृत्व देने की भी क्षमता और कुवत आपकी नहीं। इसलिए इस बात का विचार करके ही और अपने को संगठन नेतृत्व के बारे में सोचना चाहिए। साधारण तौर से अगर हम विषय को ठीक ढंग से विकसित करने के सोचे हैं तो संगठन का नेतृत्व को 4 प्रकार के काम मुख्य रूप से करने होते। चतुर्विध का वो 4 का अंक मुझे बहुत प्रिय है, अनेक लोग जानते हैं। मैं हर एक विषय में 4 का अंक अवश्य लाता हूँ, क्योंकि 4 धाम की बात है, 4 पुरुषार्थों की बात है ना, वगैरह वगैरह हम सब जानते हैं। ये 4 के अंक का हमारे हिंदू परंपरा में, हिंदू समाज व्यवस्था में बड़ा महत्व है। इसलिए संगठन के नेतृत्व के गुणों की चर्चा करते हुए भी मैं 4 मुख्य आयामों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला काम नेतृत्व ने करना होता है व्यक्ति नियोजन। ये बड़ा काम है। नेता कौन है? जो अपने संगठन के लिए व्यक्तियों का नियोजन करने में कुशलता बरते। आपको काम के लिए जैसे व्यक्ति चाहिए ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना होता है, उनको चिन्हित करना होता है, उनको पहचान करना। चाहे जिसको आपने उठाकर रख दिया तो पर्पस थोड़ा ही सर्व होगा। तो व्यक्ति नियोजन में उस नेतृत्व कर सकने वाले व्यक्ति ने अपने काम के लायक वैसे गुण धर्म वाले, वैसी क्षमता वाले ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन करना होता है, उसकी सूची बनाना, आइडेंटिफाई करना होता है। और आइडेंटिफाई करके उनको वो जिस काम के लिए है उस काम के लिए लगाना पड़ता है। उससे भी काम नहीं चलता। लगा करके आपने अपॉइंटमेंट करके छोड़ दिया, काम नहीं चलता है। लगातार उन कार्यकर्ताओं की संभाल करते रहना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति नियोजन का काम पूरा होता है। ये व्यक्ति नियोजन के बारे में अपने यहाँ पर ऐसा कहते हैं ना कि समाज में कोई व्यक्ति खराब नहीं है, समाज में कोई व्यक्ति निकम्मा नहीं है। अरे हर एक व्यक्ति के कौन कोई गुण है, कौन कोई विशेषता है। उस व्यक्ति के गुण और विशेषता को पहचान करके आप उसको योग्य काम दे पाते कि नहीं दे पाते, ये काम नेतृत्व का है। इसलिए हम लोगों ने सबने सुना होगा एक श्लोक जिसका हम बहुत बार बार में उदाहरण देते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। ऐसा बोलते हैं हम लोग। ये बोलते हैं कि अक्षरों में अनेकों अक्षर है, उन्हीं अक्षरों से मंत्र बनता है, पर कौन से अक्षर का किसके साथ संयोजन करके वो श्लोक बनेगा, ये मंत्र बनेगा, ये तो मंत्र दृष्टा का काम है ना, श्लोक की रचना करने वाला का काम है ना। कौन से अक्षरों को मिला करके आप जो कहना चाहते हैं वो कह पाएंगे। इसलिए कोई अक्षर फालतू नहीं है, वर्णमाला का कोई अक्षर फालतू नहीं है। उन अक्षरों को मिलाकर ही श्लोक बनता है, उन अक्षरों को मिलाकर ही कविता बनता है, उन अक्षरों को मिलाकर ही बोध वाक्य बनता है,
उन अक्षरों को मिलाकर ही वेदों से लेकर आज तक भिन्न भिन्न शास्त्रों के मंत्र बनते। प्रश्न यह है उनको कौन पहचान रहा है। और ऐसे ही हमारे यहाँ पर कहा अनेक तरह की वनस्पतियां हैं। अब उन वनस्पतियों में सब बेकार नहीं है, उन्हीं वनस्पतियों से औषधि बनती है। जिन वनस्पतियों को जहरीली मानते हैं उन जहरीली वनस्पतियों का भी शोधन करके आयुर्वेदाचार्य जीवन रक्षक दवाओं का औषधियों का निर्माण करते हैं ना। पर कौन कर सकेगा? जो उस वनस्पति की प्रकृति को समझता, वनस्पति के गुणधर्म को समझता, उस वनस्पति में कौन सा संस्कार करके वो वनस्पति औषधि लायक बन सकेगी, तब जाकर के वो होता है। ऐसे ही व्यक्ति नियोजन के बारे में कहा कोई पुरुष अयोग्य नहीं, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं, कोई फालतू नहीं। अरे संसार में सृष्टि परमात्मा ने रची है, मनुष्य का जन्म परमात्मा की कृपा से हुआ, तो बेकार कैसे हो सकता है? प्रश्न यह है उस व्यक्ति के गुण धर्म को, विशेषता को पहचान करके आप ठीक प्रकार की इसकी योजना करते कि नहीं। इसलिए इसमें कहा योजकस तत्र दुर्लभ है। कौन है योजक? ये व्यक्ति नियोजन करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। इसलिए हमको संगठन का नेतृत्व करते समय योजक बनना है, नियोजन करना है। तो पहला आयाम हो गया व्यक्ति नियोजन। दूसरा भी नेतृत्व का बड़ा महत्वपूर्ण काम है, वो है समय नियोजन। हमारा काम ही ऐसा है, सारा काम रिमोट कंट्रोल से नहीं हो सकता। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी बातें शुरू हो गई, तो भी ऑनलाइन होकर के हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं ना, एक दूसरे से संवाद करते हैं ना, एक दूसरे से बात करते हैं ना। और इस सब कामों को करने के लिए समय निकालना पड़ता है। ऑनलाइन भी अब ये कार्यक्रम चल रहा है तो आप लोगों ने 1.5 घंटा निकाला ना। 1.5 घंटा निकाले बिना काम हो सकता था? नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र में जाएंगे, व्यक्तियों को मिलने के लिए समय देना पड़ेगा ना, समय निकालना पड़ेगा ना। इसलिए समय का नियोजन मैं बहुत बार कहता हूँ, पुराने लोगों ने मुझसे कई बार सुना होगा, जब कार्यकर्ताओं से समय देने की बात करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मरने की फुर्सत नहीं है, इस काम के लिए समय कहाँ से है? जैसे कोई आज तक फुर्सत में मरा हो। ऐसा कोई उदाहरण है क्या आपके पास में? यहाँ फुर्सत है मुझे, अब मैं मर सकता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो जब काल आता है चुटिया पकड़ कर ले जाता है आपको। समय तो निकालना पड़ता है। आप किसी भी महापुरुष के जीवन का उदाहरण देखिए, हर एक महापुरुष को परमात्मा ने दिन में 24 घंटे ही दिए ना। ऐसा तो नहीं है संघ का बिल्कुल और प्रांत स्तर का कार्यकर्ता है या क्षेत्र का बौद्धिक प्रमुख है और इसको 24 घंटे के बजाय 3 घंटे का और एक्स्ट्रा समय दे देते हैं। ऐसा तो परमात्मा करता नहीं, समय तो वही है। अब कुशलता इसमें है नेतृत्व को उस समय का नियोजन कैसे करते हैं। कई बार अगर हम अपनी डायरी बनाए, मैं बहुत बार सलाह देता हूँ, आप सुबह से रात्रि तक क्या करते हैं डायरी में लिखिए, किस समय क्या करते हैं, किस समय क्या करते हैं, किस समय क्या करते हैं, आपको ध्यान में आएगा। बहुत सारा समय आपका बेकार कामों में व्यर्थ जा रहा है। सही कामों के लिए समय इसलिए नहीं मिल रहा, अब बेकार में। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तब मेरे मित्र, प्राध्यापक मित्र कहा करते थे, अरे तू अजीब आदमी है, तू कॉलेज में पढ़ाता भी है और संघ का काम भी करता है, कैसे निकलता है तू समय? हमको तो समय निकलता ही नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा उनको कि भाई इसलिए तुम्हारा समय नहीं निकलता, तुम न कॉलेज में पढ़ाते हो न समाज का काम करते हो, करते क्या हो? तो एक बार मैं ऐसे मित्र के घर पर चला गया, कहाँ जाता है इसका समय? तो वो स्नान करने गया हुआ था, 1.5 घंटे के बाद बाथरूम से वापिस आया। अब हमारा जैसा कार्यकर्ता तो 10 मिनट में स्नान कर लेगा ना, बच गया ना समय। उसने समय का नियोजन ही नहीं किया, 1.5 घंटे में आया। फिर आने के बाद में बाल बनाने लगा, कभी कंघी से बाईं तरफ करे, कभी दाईं तरफ करे, कभी ऊपर ले जाए, कभी नीचे ले जाए, कभी घुंघराला गोल बनाए। यानी उसने 20 मिनट 25 मिनट केवल बाल बनाने में लगा दी। हमारे तो 25 सेकंड लगते हैं, क्या लगता है अपने को, क्या समय? तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि
संगठन के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने समय का नियोजन करना होता। इस समय में किस काम के लिए कितना समय दे, वो अगर अपन ने नियोजन कर लिया, और उस नियोजन में भी मैं कई बार कहता हूं, अगर जीवन में आपने संघ के कार्य को प्राथमिकता दी है तो पहले इसके लिए समय दो ना। ये 4 घंटे मैंने निकाल लिए इसके, बाकी जो 20 घंटे बचे उसमें मैं अपना व्यक्तिगत काम करूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो समय निकालना पड़ता है, समय की योजना करनी पड़ती है, बेकार के कामों में जाने वाले समय से अपने को बचाना होता है। ऐसा नियोजन करेगा तो फिर आप संगठन का नेतृत्व करने की क्षमता का अर्जन कर लेते हैं। और बेकार ही आप समय को खोते हैं तो फिर आपके माध्यम से समाज जीवन में काम करने के लिए नेतृत्व का गुण नहीं आ पाए। तो दूसरा इस समय नियोजन, और तीसरा संगठन के नेतृत्व में करना होता है कार्यक्रम नियोजन। अपने बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं ना, वो अटकल पच्चू नहीं होते, बेतरतीब नहीं होते, चाहे जैसे हो गया ऐसा नहीं होता। कार्यक्रम अनाउंस कर दिया, जो होना होगा हो गया। संघ के कार्यक्रमों की बड़ा बारीकी से हम योजना बनाते हैं। किस समय पर अध्यक्ष आएगा, किस समय पर अध्यक्ष का स्वागत होगा, किस समय पर कविता होगी, किस समय पर प्रमुख अधिकारी का बौद्धिक वर्ग होगा, कौन अगर सार्वजनिक कार्यक्रम है तो कौन धन्यवाद देगा, कार्यक्रम में लोगों को रिसीव करने का काम कौन करेगा, बैठने की व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी, चप्पल जूते कहाँ रहेंगे, गर्मी का मौसम है तो पानी की व्यवस्था कैसे रहेगी, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है ऐसा तो उसके बाद में चाय की व्यवस्था की तो चाय की व्यवस्था पर कौन कार्यकर्ता खड़े रहे, ये सब नियोजन करते ना। वेल प्लान कार्यक्रम होना चाहिए। कार्यक्रम में से कुछ निष्पत्ति निकाल रहे हैं ना। मैं कई बार कहता हूं, संघ के कार्यक्रम का ठीक प्रकार से नियोजन और संचालन करना जिसने सीख लिया वो फिर देश में आने वाली बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों का भी संचालन कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। कितना भी बड़ा दायित्व आपको मिल जाए, कितने भी बड़े आप ऑफिसर बन जाए, कितने भी बड़े समाज जीवन के ऊंचे स्थान पर निर्णय लेने वाले स्थान पर पहुंच जाए, आप कर लोगे अगर संघ का कार्यक्रम ठीक प्रकार से संचालित, क्योंकि नेतृत्व का गुण विकसित हो गया ना। और जब कार्यक्रम का नियोजन करते हैं, उस कार्यक्रम का नियोजन करते करते बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हम ट्रेंड करते हैं, उनको सिखाते हैं, देखो भैया ये कैसे करना होता है, कुर्सियां कैसे लगानी होती है, और अगर नीचे कार्यक्रम होता है दरियां कैसे बिछानी होती है बताना होता है। दरी फेंक दी बिछ गई, उसको संघ के कार्यक्रम की दरी बिछाना नहीं कहेंगे, सिलवट है ना। दरी के नीचे गंदगी और आपने दरी ऊपर डाल दी, संघ के कार्यक्रम का और कार्यकर्ता का लक्षण नहीं है। पहले सफाई हुई कि नहीं हुई, दरी को ठीक प्रकार से झाड़ा कि नहीं झाड़ा, उसके बाद में बेचा। मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए कह रहा हूँ, हमारे कार्यक्रमों की जो बारीकी, ये बारीकी उस नेतृत्व के ध्यान में आना चाहिए। और नेतृत्व वो काम करते करते अपने साथी कार्यकर्ताओं को भी भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रेनिंग भी देता चला। इन हाउस ट्रेनिंग है अपनी, कार्य करते करते सीखने और सिखाने वाला अपना संगठन है। तो इसलिए इस कार्यक्रम का नियोजन ये भी एक महत्व की बात है। और चौथे प्रकार का नियोजन मैं कह रहा हूँ कार्य योजना का नियोजन, एक्शन प्लान का नियोजन। हम काम करेंगे तो कौन कौन काम की योजना बनाएंगे ना, बगैर योजना के तो काम नहीं करेंगे ना, तो निश्चित योजना करेंगे ना। आपको जिसको योजना संघ के कार्य की ठीक प्रकार से बनाना आ गई, वो फिर देश का योजना आयोग भी ठीक प्रकार से चला सकता है, नीति आयोग भी ठीक प्रकार से चलाना। परंतु जिसको संघ के कार्य की योजना ठीक से बनाना नहीं आया, वो देश नहीं चला सकता, समाज नहीं सकता, समाज का नेतृत्व भी उसके माध्यम से नहीं हो सकता। अब ये जो कार्य की योजना बनाते हम, तो कार्य की योजना बनाते समय 2-3 बातों को ध्यान में रखना होता है।
ऐसे हम हमारे अधिकारी हमको बीच बीच में ध्यान में। एक तो बहुत अव्यावहारिक योजना मत बनाओ। आपके क्षेत्र में, आपके मंडल में अभी 5 शाखाएं चल रही थी, आपने योजना बना ली 3 महीने में हम 50 शाखाएं कर लेंगे। अव्यावहारिक है ना भाई। महत्वाकांक्षा से काम थोड़ा ही होता है। बाद में 3 महीने के बाद में जब वृत्त निवेदन होगा तो निराशा होगी, साथ ही कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। मन ही मन में ये लगेगा हम तो बेकार के लोग हैं, हम अपनी योजना को पूरा नहीं कर सके। तो योजना बनाते समय अव्यावहारिक योजना नहीं बनाना। अपने कार्यकर्ताओं की टोली, कार्य की क्षमता और कार्य की आवश्यकता और अपने पास में उपलब्ध संसाधन, इन सब बातों को ध्यान में रख करके कार्य की योजना बनाए। मैं कई बार ये कहता हूं अव्यावहारिक नहीं बनना। तो फिर एक बार एक कार्यकर्ता ने हमारे सामने योजना प्रस्तुत की, भाई साहब अभी हमारे जिले में 5 शाखाएं चल रही हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं साल भर बाद में ये शाखाएं बढ़ाकर 6 कर देंगे। अरे ये कोई योजना है क्या? 5 से 6 कर, यानी बिल्कुल भी आप अपना पसीना नहीं बहाना चाहते। आपकी आकांक्षा क्या है? तो वो कह रहे भाई साहब आपने तो कहा था ना व्यावहारिक नहीं बना, मैंने व्यावहारिक बनाई है, इसको व्यावहारिक थोड़े ही कहते हैं। तो जिसमें कार्यकर्ताओं का विश्वास जगे, जिसमें कार्यकर्ताओं में काम करने की प्रेरणा जगे और काम की गति भी ठीक प्रकार से बढ़ सके, ऐसा एक लक्ष्य टारगेट करके योजना बनाना चाहिए। इससे कार्य योजना न अव्यावहारिक होनी चाहिए और कार्य योजना न पेसिमिस्टिक होनी चाहिए, निराशावादी होना चाहिए। ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जिसमें अपने साथी कार्यकर्ताओं को उस काम करने के लिए मेहनत ही न करना पड़े, उसको भी कार्य नहीं, तो फिर लक्ष्य कैसे पूरा होगा। तो ऐसे कुल मिला करके ये 4 दिशाओं में नेतृत्व ने काम करना होता है। पर ये जो नेतृत्व जो करेगा उसमें भी कुछ गुण चाहिए। ये तो काम करने के प्रकार मैंने बताया, उसमें कुछ आवश्यक गुण चाहिए ना, तब जाकर के। पहला सर्वाधिक महत्व का गुण है उसके सामाजिक संवेदना होना चाहिए। सामाजिक संवेदना का समाज के सुख दुख में सहभागी हो सके। समाज में कष्ट आ गया, दुख आ गया, विपत्ति आ गई, बाढ़ आ गया, अकाल आ गया, कोरोना फैल गया, आप अपने घर में बैठे हैं, आपके मन में कोई दर्द ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं, कोई संवेदना ही नहीं जगी। संवेदना शून्य व्यक्तियों के द्वारा कभी समाज का भला नहीं हो सकता। तो सामाजिक सरोकार प्रकट होना चाहिए ना। मैं समाज का हिस्सा हूँ, समाज के सामने कोई उपस्थिति आई है, कोई चुनौती आई है, कोई कठिनाई आई है, कोई समस्या आई है, तो उसके कारण से मेरे मन में और एक संवेदना जगी है। उस संवेदना में से मैं काम करने के लिए अपने को प्रस्तुत किया है। तो ऐसी एक सामाजिक संवेदनशीलता उसका आना चाहिए। एक दूसरा भी गुण आवश्यक है, समाज की वर्तमान स्थिति का सतत अध्ययन करते रहना। आपने इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र बनाया, परंतु संगठन के नेतृत्व ने समाज का भी अध्ययन करना होता है। समाज की स्थिति क्या, जिस कार्य क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वहां के प्लस पॉइंट क्या है, वहां के माइनस पॉइंट्स क्या है, वहां चैलेंजेस क्या है, वहां प्रॉब्लम्स क्या है, कौन से विध्वंसात्मक तत्व काम कर रहे हैं, कौन से समाज जीवन में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई संवाद चाहिए कि नहीं है, उनसे संपर्क चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए समाज की वर्तमान स्थिति का सांगोपांग वस्तुगत अध्ययन, वस्तुगत जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव स्टडी, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बोलते हैं, है ना। सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मेरे मन में जो बात घूम गई उसी को मैं समाज में थोप रहा हूं, ऐसा नहीं। मुझे समाज का अध्ययन करने के बाद में 4 बातें मेरे मन को अच्छी न लगने वाली ध्यान में आती है, मैं उसका भी अध्ययन करूंगा ना। आगे का मेरा काम है उसमें से रास्ता कैसे निकालना, अच्छी लगने वाली चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
तो ये दूसरा गुण उसमें चाहिए। और तीसरा चाहिए समाज बांधवों के साथ, यानी संपूर्ण समाज के साथ में आत्यंतिक अहेतुक प्रेम का भाव होना चाहिए। पूजनीय गुरु जी ये आत्यंतिक प्रेम शब्द का बड़ा प्रयोग करते थे। वो कहते थे संघ के संसेवक की मुख्य प्रेरणा क्या है? वो समाज के प्रति बगैर समाज से कुछ अपेक्षा किए हुए, बिना किसी हेतु के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना कुछ प्राप्त किए हुए की इच्छा रखे हुए वो समाज के साथ प्रेम करता है। उस प्रेम में से उसका काम आगे बढ़ता है। जैसे कम्युनिस्ट मित्र समाज के प्रति भयंकर घृणा निर्माण करके अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते। गुरु जी कहा करते थे संघ संसेवक समाज के प्रति अत्यंत आत्यंतिक प्रेम में से काम मिलता है। मान लीजिए समाज के लोगों ने हमको दुत्कार दिया, बहुत दुत्कार, प्रारंभ के कालखंड में हमारे अनेक लोगों ने समाज के लोगों के बड़े दुत्कार सहे हैं, बड़े उलहना सहे हैं, अनेक तरह के उन पर ताने कसते थे, ये सब सहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा हमको उसके बाद में भी अपने समाज के लोगों से प्रेम करना नहीं सीखना। तुम गाली दे रहे हो ना, देते रहो, क्या फर्क पड़ता है मुझे, तुम मेरे अपने हो। आज गाली दे रहे हो, कल हो गए। आज तुम सुबह जगाने जाते हो और अब खिड़की में से ठंडा पानी डाल देते हो, कोई बात नहीं है, कोई समय आएगा तुम बुलाकर चाय पिलाओगे, पर हम तुमको बुलाना, तुमको जगाना, तुमको काम में लगाना नहीं छोड़ेंगे। ये जो भाव है कार्यकर्ता में होना चाहिए। एक और गुण की चर्चा साधारण तौर से हम लोग करते हैं, लक्ष्य की स्पष्टता और ध्येय के प्रति प्रतिबद्धता। हमारा ध्येय क्या है भाई? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही काम कर रहे हो, गाने के बैल की तरह लगे हुए हो, क्यों काम कर रहे हो? वो जो आपके सामने ध्येय है, लक्ष्य है, वो स्पष्ट है कि नहीं? आपको हिंदू राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना केवल शब्द प्रयोग है, उसके बारे में कुछ जानकारी है हमारे पास में? तो अपने ध्येय की संगठन के नेतृत्व के मन में स्पष्टता होनी, उसके मन में स्पष्टता है तो साथी कार्यकर्ताओं के और संगठन के बाकी लोगों के मन में भी ध्येय के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण दे सकेगा। वो वही स्पष्ट नहीं है तो क्या समझाएंगे? जैसे हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे प्राध्यापक होते थे जो स्वयं विषय के बारे में स्पष्ट नहीं है तो भी क्लास में जाकर पढ़ाए आते थे। ऐसे कुशल लोग भी रहते हैं ना, हा? उनको खुद का विषय नहीं आता तो भी पढ़ाया है। पर संघ का नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता ऐसा नहीं हो, अपने ध्येय के बारे में स्पष्टता, और केवल स्पष्टता से काम नहीं चलता, कमिटमेंट चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए। किसी भी कीमत पर मैं अपने ध्येय के प्रति कोई सौदा नहीं करूंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा, किसी भी परिस्थिति में इससे डिगूंगा नहीं, और इस ध्येय समर्पित जीवन के रूप में मैं जो लगा हुआ हूं बदले में कुछ प्राप्त नहीं करूंगा। आजकल बायोडाटा का बड़ा जिम्मे है ना, साहब मैंने 10 साल सेवा भारती में काम किया, ये 5 साल संघ के बौद्धिक विभाग में काम किया, ऐसा पूरा का पूरा। ये संघ का मैंने प्रथम वर्ष का शिक्षण ले गया, इतने शिविरों में गया, सबके लोगों ने डेट्स निकाल करके रखे हुए, और जब कभी भी उनको प्राप्त करना होता वो बायोडाटा प्रस्तुत करते। तो संघ का, संगठन के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने काम का बायोडाटा लेकर उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति अगर उस सेवा के बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो ये कहा जाएगा वो सेवा नहीं की, वो तो सौदा कर रहा है, सौदा। प्राप्त कर रहा हूं, मैंने सेवा की, देखो इतने वर्षों तक मैं काम करता रहा हूं और अभी भी चप्पलें घिसते रहूंगा क्या? मुझे मिला क्या? मुझे दिया क्या है? तो ऐसे सौदेबाज व्यक्ति अपने संगठन के नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखते हैं, इस संबंध में चाहिए। और फिर अगली बात बताए, व्यवहार में मधुरता चाहिए।
नेतृत्व कौन कर सकता है? 7 लोगों को जोड़कर कौन ले सकता है? मैं 4 लोगों के साथ स्वयं भी चलूंगा और 4 लोगों को अपने साथ भी चलाऊंगा। अपने सरसंघ चालक जी कई बार संचलन का उदाहरण देते हैं ना। संचलन में ये गए, गति का सम्यक नहीं बिगड़ना चाहिए, साथ साथ चलना। तुम्हारे पैर लंबे हैं, तुम्हारी गति तगड़ी है, तुम डग मार करके आगे बढ़ते चले जाओ। ये संगठन धर्मी नेतृत्व का गुण नहीं है। तुम्हारे कदम अगर बढ़े और बाकी गति में चलने वाले लोगों के कदम छोटे हैं तो तुम अपने कदम को छोटे कर लो भाई। सबके साथ चल रहा है ना, सबको साथ लेकर चल रहा है ना। जो वैदिक मंत्र आता है, संगच्छदुम संवददुम संवो मनांसि जाम, सबको साथ लेकर चले, सबके साथ चलेंगे। ये जो सबके साथ चलने वाला मामला बड़ा कठिन है। अपने अहंकार को जरा दबा कर रखना पड़ता। मैं, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं काय के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा? तुमको चलना हो तो चलो मेरे साथ, नहीं तो नहीं चलूंगा। अरे मैं इतना काम करता हूं, तुमको इतनी भी समझ नहीं है क्या? ऐसे करने वाले लोगों के माध्यम से कभी भी संगठन खड़ा नहीं हो। हम जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं ना, तोड़ने के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए व्यवहार की मधुरता लगती है, स्नेह लगता है, प्रेम लगता है, आत्मीय भाव लगता है। कई बार आपने देखो, कुछ कार्यकर्ता काम तो बहुत करते हैं, समय भी बहुत लगाते हैं, परंतु व्यवहार के रूखे, इतना जल्दी तू तेरे और मैं मेरे कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं नाप शनाप, तो कार्यकर्ता टूट जाएगा ना। इतने व्यवहार की मधुरता रखना अपने को ये चाहिए। और अंतिम बात बोलते हैं, चरित्र की निष्कलंकता सबसे बड़ी ताकत है ये अपने नेतृत्व की। अगर वो स्वयं भ्रष्टाचारी है, वो स्वयं कलंकित है, वो चरित्र की दृष्टि भ्रष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करके संगठन को कहाँ ले जाएगा भाई? केवल भाषण देने से संगठन खड़ा नहीं होते, केवल उपदेश करने से देश और समाज की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। उसके लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। मुझे डॉक्टर साहब कहा करते थे ना, भाई लगना चाहिए तुम्हारा उदाहरण, तुम्हारे जीवन से सीखे लोग। और ऐसा भी न माने कि तो बड़े लोग हैं, इनके साथ हम कैसे चले। तो अपने कार्यकर्ताओं से 2 कदम आगे, बहुत आगे भी नहीं रहना, 2 कदम आगे, फिर वो आगे आगे और 2 कदम आगे, ऐसा क्रमशः उनको अपने साथ चला सकने का ये कब होती है? जब चरित्र निष्कलंक होगा। और निष्कलंक चरित्र के लिए आर्थिक शुचिता का भी महत्व बड़ा है। प्रामाणिक हो कि नहीं, आर्थिक व्यवहार में तुम्हारे बारे में कोई आरोप तो नहीं लग रहे। ये सब बातें ध्यान में रख करके अगर करेंगे तो कुल मिला करके मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग संगठन नेतृत्व के आवश्यक गुण हैं, कितना ही बोला जा सकता है। मुझे जितना समझ में आया और समय की जो सीमा थी उसको ध्यान में रख करके मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है। मुझे अजय जी ने कहा था कुछ समय जिज्ञासा समाधान के लिए भी रखना। अजय जी बचाइए कहाँ समय, फिर भी अगर कार्यक्रम के संयोजकों की अनुमति हो और समय हो तो 2-4 जिज्ञासाएं रख सकते हैं। मुझे जितना समझ में आया उतना मैं उत्तर दूँ। जी भाई साहब, अभी हमारे मन में किसी के कोई प्रश्न या जिज्ञासा रहती है तो 2-3 प्रश्न ले सकते हैं हम लोग। जैसे माननीय बजरंगलाल जी ने कहा है, तो अपने को अनम्यूट करके और प्रश्न पूछ सकते हैं। रेज हैंड करेंगे, रेज हैंड करने से अच्छा रहेगा। प्रणव जी, अपना परिचय देते हुए प्रश्न पूछ सकते हैं।
अपने आप को अनम्यूट करके पूछे। हम जी अपने आप को अनम्यूट करें। जो बंधु प्रश्न पूछना चाहते हैं एक बार रेज हैंड करें, उसके बाद प्रश्न ले सकेंगे। हाँ प्रणव जी, आपका अभी आवाज नहीं आ रही है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर करें। ये विनोद जौहरी भी कह रहे हैं, जरा एक बार देखिए। हाँ विनोद जी। भाई साहब मेरा निवेदन जी, भाई साहब मेरा निवेदन ये है कि आजकल पहले हमारे अपना बहुत परिचय सारे दीजिए विनोद जी, पहले अपना परिचय देते हुए भाई प्रश्न साहब करिए। मैं विनोद जौहरी, मैं स्वदेशी जागरण मंच में सह विचार प्रमुख हूँ और संघ से 1 साल से जुड़ा हूँ मैं। इतना ही मेरा परिचय है। भाई साहब मेरा ये मेरा प्रश्न है कि हमारे बहुत सारे स्वयंसेवक सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं, लेकिन फील्ड पे कम आते हैं, तो कैसे क्या करा जाए उसके लिए कि जो फील्ड पे ज्यादा नजर आए, मतलब काम में ज्यादा नजर आए। सोशल मीडिया पे जितना है वो ठीक है, वो एक्टिविटी ज्यादा नजर आए उनकी। इतने प्रश्न मेरा है बस। क्या मुझे समझ में नहीं आया, किससे जुड़ जाते हैं इसलिए नहीं आते? वो भाई साहब वो कह रहे हैं कि अधिकतर कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उस पर ज्यादा रहते हैं और सतत संपर्क, सीधा संपर्क कम करते हैं। इस बारे में थोड़ा सा उनको कहें कि दो मतलब प्रचार में ज्यादा रहते हैं। देखिए, ये कोई समस्या नहीं है। ये 1925 से अपन झेल रहे हैं ये समस्या है, परंतु उस सारे की कार्यकर्ताओं को काम में लगाने के लिए दो ही गुरु है, दो ही काम करने होते हैं। एक तो उसके साथ दोस्ती करना, अच्छी दोस्ती करना। संग बंग में आने के लिए, काम करने के लिए कहिए ही मत। शुरू में जो काम समय नहीं दे रहा, काम में नहीं लग रहा, आप शुरू में उसको जाकर के कहोगे अरे तो आ नहीं रहा, तो फिर अगली बार आपसे मिलना ही बंद कर दे। कुछ मत करो, दोस्ती लगाओ, प्रेम के साथ उसके सुख दुख में सहभागी हो जाओ, और धीरे धीरे दोस्ती अगर आपकी पक्की हो गई तो फिर होगा भैया आजकल कैसा समय चला रहा, ये कोई टेक्निकल मामला नहीं है, ये मन का मामला है। तो एक तो दोस्ती लगाना, दोस्ती में से उसका मन तैयार करना। एक दूसरी बात, कई बार अनुभव ही आता है, जो कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा या पहले कर रहा था आजकल नहीं कर रहा, कहीं न कहीं उसके मन में कोई न कोई बात किसी न किसी व्यवहार की बैठ गई है। बोल नहीं रहा, मन नहीं खोल रहा, परंतु मन में कोई न कोई गांठ बैठ गई है। इसलिए दूसरा काम करना होता है, उस मन की गांठ को खोलना। सारा खेल तो मन का है ना, मन के जीते 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 है, मन के हारे हार, ये कहते हैं ना। तो इसलिए मन की गांठ को खोलना, अब ये कोई ऐसा फिजिकल काम तो नहीं उसकी गांठ जाकर के अपन खोल लेंगे, ये भी जरा एक प्रोसेस का, प्रक्रिया का काम। तो ये दो काम करना होता है, पहला अच्छी दोस्ती लगाना, और दूसरा उसके मन में किसी के व्यवहार के कारण से कोई गांठ निर्माण हो गई है तो उस गांठ को खोलने का प्रयत्न करना, तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सरिता गर्ग जी पूछना चाह रही हैं। डॉक्टर सरिता गर्ग जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। डॉक्टर सुनील गर्ग हैं, सुनील गर्ग। अच्छा सुनील गर्ग जी, जी नमस्कार भाई साहब, आज आपका जो मार्गदर्शन मिला, मैं रजिस्ट्रार हूँ जेसी बोस यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद में। आज आपका जो नेतृत्व के विषय में मार्गदर्शन मिला, इससे मेरे को ये नहीं पता बाकी लोग कितने लाभान्वित हुए हैं, पर मैं अवश्य मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने जो बताया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, जैसे दरी बिछाना है तो दरी के नीचे भी एक हमें सफाई रखनी चाहिए, ये कुशल नेतृत्व का वो है, विषय है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज हमें बहुत अच्छे ढंग से इन छोटी चीजों को समझाया, जिसे लेकर हम कार्यकर्ता आगे भविष्य में काम करते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
पुष्कर मैत्ते जी है, पुष्कर माटे जी। जी जी भाई साहब, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पुष्कर है। मैं दायित्व दृष्टि से बुराड़ी इला टोली का ज्वाइन आरएसएस प्रमुख हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वामी सदानंद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद कार्यरत हूँ। भाई साहब, जो मेरा दायित्व है संघ में, उस दायित्व के नाते जब मैं संपर्क करता हूँ ज्वाइन आरएसएस के अपने बंधुओं से, तो मुझे कई बार यह इस संकट का सामना करना पड़ता है। मैं संकट इसलिए कह रहा हूँ, वो प्रश्न करते हैं कि पुष्कर जी, मैं अपने पारिवारिक दायित्वों को देखूं या संगठन के दायित्वों को देखूं, तो इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं, मैं थोड़ा दुविधा में पड़ता हूँ जी। एक ही वाक्य बोलना है कि आपकी परिवार की कल्पना सीमित है और मेरे परिवार की कल्पना व्यापक है। मैं संपूर्ण समाज को अपना परिवार ही मानता हूँ, वृहद परिवार है। और इसलिए जहां मुझे अपने छोटे व्यक्तिगत परिवार की चिंता करना है, वहां मुझे इस बड़े परिवार की भी चिंता में करते हुए उसमें समय लगाना है। और अगर ये बड़ा परिवार ठीक नहीं चला तो मेरा छोटा परिवार भी नहीं चला। यही तो देश का दुर्भाग्य था। अपने देश में लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में उलझे रहे तो देश गुलाम होता रहा ना। अब हमको क्या मतलब है? अरे मतलब नहीं है तो फिर उसका दंड भुगतना पड़ता है ना परिवार को भी। इसलिए आप उसको की बात और जैसे स्तर का व्यक्ति प्रकार से समझा सकते हैं उनको कि भाई अगर आपकी बात है तो फिर देश के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम किया उन्होंने तो काम नहीं करना चाहिए था। कैसे आजादी परिवार की सीमाओं में बंधे रहते हैं, समाज के लिए कौन काम करना, देश की स्वतंत्रता के लिए कौन। जितने भी महापुरुष होंगे उन महापुरुषों ने तो समय पड़ने पर समाज की रक्षा के लिए परिवार की बलि दी है। हम उस परंपरा के तो ये बता सकते हैं, जैसा व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछने वाला है उसके हिसाब से जवाब दे सकते। डॉक्टर सुनीता राजीव जी पूछना चाहिए। डॉक्टर सुनीता राजीव जी, अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। जी नमस्कार, प्रणाम। आपके वक्तव्य से तो धन्य धन्य हो गए हम। एक मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि कैसे प्रेरित करें। आपने सभी के प्रश्नों का कितने सरल से उत्तर दिए, बड़े जो हम कर सकते हैं महिलाओं को कैसे प्रेरित करें, क्योंकि ये हमें कहीं पे लिमिटेशन आ जाती है। क्या पूछा सुनीता जी? भाई साहब, उनका प्रश्न है कि हम आपने बहुत सरल तरीके से सब कुछ बताया, लेकिन हम महिलाओं को कैसे प्रेरित करें। बहनों के लिए प्रश्न पूछा है उन्होंने कि बहनों को कैसे प्रेरित करें। हमने ये डॉक्टर इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र से जुड़ी हुई बहन है, वो पूछ रही है। बहुत अच्छा है। अपने समाज में तो बहनें भाइयों को प्रेरणा देती रही। संपूर्ण इतिहास के उदाहरण है। इतिहास में समय पड़ने पर, संकट आने पर बहनों ने आगे बढ़कर के कहा तुम कहाँ घर की चार दीवारी में फंसे हुए हो, जाओ समाज तुमको बुला रहा, आह्वान कर रहा है। इतिहास के आप सब उदाहरण इस प्रकार से उपलब्ध होते हैं। बहनों के लिए और भाइयों के लिए प्रेरणा के कोई अलग अलग प्रकार नहीं होते। काम तो समाज का करना होता है ना। तो समाज का काम अगर भाइयों ने करना होता है तो बहनों ने भी करना होता है। और बहनों को मेरे हिसाब से समझाना और काम में लगाना ज्यादा आसान है। एक ही कठिनाई है, उस पारिवारिक कामों का दायित्व तो उनके पास होता है। इसलिए पारिवारिक दायित्वों को नहीं छोड़ना, पारिवारिक दायित्वों का योग्य प्रकार से निर्वाह करते हुए और अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समाज के काम के लिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा अगर आपने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। अब तक भी अपने यहाँ पर जितनी बहनें काम कर रही है इन उदाहरणों में से ही काम कर रही है। और एक तीसरी बात, साधारण तौर से आजकल अपने लोगों ने शुरू किया है कुटुंब प्रबोधन का काम शुरू किया। कुटुंब में बैठना, कुटुंब के सब लोगों के साथ देश और समाज की परिस्थितियों की चर्चा करना और खुलेआम चर्चा करना, बोलो हम सब क्या कर सकते हैं और कौन छोटा काम कर सकता है क्या।
ये चिड़िया को पानी रोज डाल सकता है, गाय को रोज रोटी दे, यहाँ से काम प्रारंभ करिए। ये तो कोई भी बहन कर सकती है ना। तो हर एक काम के करने का समाज जीवन में महत्व है। एक बार काम करने की आदत लग गई फिर आपका काम बन गया। दिक्कत यह है काम करने की आदत छूटी हुई है, तो काम करने की आदत लगाना तो फिर काम हो जाता है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक अंतिम प्रश्न लेंगे। एक हैंड रेज है, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ये अहम अहम करके इस नाम से है। अहम जी मैं ये अपना प्रश्न पूछे जी। जी मैं आनंद झा, एक्चुअली संपादकीय विश्लेषण समूह। अच्छा जी जी आनंद जी बताइए बताइए। मेरा ये प्रश्न था, बहुत ही उच्चतम उद्बोधन सर, मैं अनुग्रहित हूँ। अभी आजकल के जो नए नए कार्यकर्ता जो भी जुड़ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा चीज ये होता है कि क्विक फिक्स फॉर्मूला चाहते हैं कि भाई मैं इस पर्टिकुलर कार्य के लिए जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूं कि हमने जो रिपोर्ट दी है या हमने जो विश्लेषण किया है वो आगे समाज में क्यों नहीं जा रहा है, आप उसको आगे क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्यों नहीं प्रेस रिलीज डाल रहे हैं, क्यों वो किसी पत्र या पत्रिका में नहीं आ रहा है। तो इस चीज को हैंडल करना मेरे लिए बड़ा कठिन सा हो जाता है। इसके ऊपर अगर कुछ दिशा निर्देश मिल सके, कुछ मार्गदर्शन मिल सके तो अनुग्रहित होगा। उनकी दो काम करने की बात हमारे अधिकारी हमको बोला करते हैं। हमारा काम तुरंत फुरुत वाला काम नहीं है, पर सुस्ती वाला काम भी नहीं है। हम धीरे धीरे पर जल्दी काम करना चाहते हैं, पर जल्दी काम में काम का नुकसान नहीं करना चाहते। तो ये धीरे धीरे परंतु जल्दी काम करने का जो गुण है, ये अपने उदाहरण से सिखाना होता है या अपने अधिकारियों के पुराने वाक्यों को लेकर, उनके बौद्धिक वर्गों को लेकर वो उनको बताना होता है। ये पहला काम करना। मनुष्य का स्वभाव हो गया आज के जमाने में, केवल अपने ही संगठन में नहीं, सभी जगह। ये जो इंस्टेंट कॉफी वाला मामला हो गया ना, मम्मी मम्मी भूख लगी, अच्छा बेटे अभी मैगी बना कर दे दी मुझे। ये जो चपाती बनाने की, रोटी बनाने का, समय लगाने का और समय लगाकर खाने का, सभी का स्वभाव अपना बदला है। वर्तमान युग का थोड़ा बहुत प्रभाव सब पर हो रहा है, पर अब धीरे धीरे समूची दुनिया को ये ध्यान में आ रहा है इस अप्रोच के कारण से संकट ज्यादा आते हैं। अभी कोरोना का संकट है, सब ये मान रहे हैं। कोरोना का संकट जो बढ़ा है मुख्यतः जीवन शैली का संकट है। जीवन शैली हमारी डिफेक्टिव हो गई है। डिफेक्टिव जीवन शैली के परिणाम स्वरूप कोरोना का कहर कई गुना बढ़ गया है और आगे आने वाले भी समय। अभी परसों ही मेरी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अब यूरोप में आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल निकला है, डी ग्रोथ। मैंने कहा ये क्या हो गया? उन्होंने कहा वर्तमान ग्रोथ नहीं चाहिए, वापिस लौटना डी ग्रोथ। मैं तो बहुत वर्षों से सुमंगलम में ये विषय उठाता रहा हूँ। तो क्या होगा, जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में प्रकृति का नाश हो रहा है, सामाजिक संबंधों का नाश हो रहा है, पारिवारिक जीवन मूल्य तिरोहित हो रहे हैं, सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो धैर्य से, तसल्ली से काम करने का स्वभाव जो है, ये आने वाले समय में सब प्रकार के संकटों को समाधान का महत्वपूर्ण रहता है। अब धीरे धीरे विचारक उस पर आए। हमारे मनीषी तो हमको बताते बताते थक गए। ये बात समझाना चाहिए। आप समझा ही रहे होंगे और अधिक गति से समझाइए। जी समय की मर्यादा है, प्रश्न और भी हैं, लेकिन हम फिर कभी माननीय बजरंग लाल जी से निवेदन करके कभी और विषय पर बुलाएंगे, तब हम कर सकेंगे। और कुछ प्रश्न होंगे तो हम अपने केंद्र पर लेकर उनसे प्रश्न लेकर उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं सुमन स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे बढ़े। नमस्कार डॉक्टर सुमन जी। जी,
मैं हमारे बीच उपस्थित हुए हमारे वक्ता श्रीमान बजरंग पांडे जी का अति आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बजरंग लाल जी है, बजरंग लाल जी। बजरंग लाल जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय से हमें अपूर्व समय देकर हमारे कार्यक्रम को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मध्य में रखते हुए सभी संगठनों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह भी बताया। उत्तम संगठन का निर्माण करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है उनका ज्ञान करवाया। संघ का एक लक्ष्य है समाज सेवा, ना कि केवल कार्य करते जाना, यह भी दर्शाया। चरित्र की निष्कलंकता, लक्ष्य की स्पष्टता, प्रतिबद्धता, समय की नियोजनता करते हुए अपना कार्य किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार उत्तम संगठन का निर्माण किया जा सकता है, इन सभी तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान की। आपका अति अति आभार। और इसी के साथ मैं हमारे कार्यक्रम की प्रथम पंचम सत्र में होने वाले कार्यक्रम की भी जानकारी देना चाहूंगी ताकि आप सभी उसमें समय से उपस्थित हो सकें और हमारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हमारा पंचम सत्र 3:30 बजे आज 27 जून 2021 को है, जिसमें वक्ता श्रीमान सीताराम जी व्यास, माननीय संचालक उत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उपस्थित रहेंगे, जिनका विषय मानव जीवन का लक्ष्य मूल्य आधारित जीवन पर रहेगा। यह समय इस वक्तव्य का समय 5:30 तक रहेगा। आप सभी उस कार्यक्रम में भी अवश्य उपस्थित रहिएगा। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन के लिए मैं मूलचंद जी से आग्रह करूंगी कि कल्याण मंत्र जी सीधा बैठ जाएंगे, सभी मन में ही दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सभी को, गंजब प्रणाम। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज जगदीश भी जुड़े हुए हैं। जी जी नमस्ते जी। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। श्री किशन जी भी जुड़े हुए थे अभी। पूरा भाषण नमस्कार। हाँ मैंने देखा आपको, पूरा भाषण आपने सुना। अजय भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी, प्रणाम। नमस्ते सुनाया भाई साहब भाषण तो हमारे कार्यक्रम में सुनाया। अजय जी बेटा नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार जय जी। नमस्कार भाई साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। चलिए शाम को मिलते हैं हम सब। जी जी भाई आईटी टीम से निवेदन, आईटी टीम इसको अभी रुक रहा है भाई साहब? नहीं, इसको तुरंत 3-4 मिनट बाद क्लोज कर देना चाहिए। अच्छा ठीक। आईटी टीम को ध्यान रखना चाहिए।